हेलो फ्रेंड्स, एके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है उत्तराखंड के परमार राजवंश या गढ़वाल में जो वंश हुए थे परमार वंश। इससे पहले के जो वीडियोस थे, जो हमने भाग 4-5 1 से लेकर 5 तक पढ़े, उनमें हमने चंद राजवंश का जिक्र किया है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है परमार वंश। तो आप वीडियो को देखते रहें अंत तक। इसमें हमने सारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम्स में आने लायक हैं उन पे चर्चा की है। तो फ्रेंड्स, सीधे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो परमार वंश परमार वंश परमार वंश की स्थापना गढ़वाल में कनकपाल द्वारा 888 ईस्वी के आसपास की गई थी। परमार वंश के संस्थापक को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार कनकपाल परमार वंश का संस्थापक है और कुछ इतिहासकारों के अनुसार अजयपाल परमार वंश का संस्थापक है। 888 ईस्वी से लेकर 1949 तक परमार वंश के राजाओं ने शासन किया, जिसमें कुल 60 राजाओं की सूची हमें प्राप्त हुई है। अलग अलग इतिहासकारों ने इन 60 राजाओं की अलग अलग 4 सूचियां प्रदान की हैं और इन चारों सूचियों में से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और विश्वसनीय बैकेट की सूची को माना जाता है, जो 1849 में दी गई। सूचियां जो अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा दी गई वह कुछ इस प्रकार हैं। एटकिंसन की सूची, विलियम की सूची, बैकेट की सूची 1849 और हार्डिंग की सूची 1796। परमार वंश के शासकों की सूची। अब देखते हैं ये परमार वंश के शासक कौन कौन है। तो सबसे पहले माना जाता है कनकपाल को, दूसरे नंबर पे श्यामपाल, फिर पांडुपाल, अभिजीत पाल, सौगात पाल, रत्नपाल, शालीपाल, विधिपाल, मदनपाल, भक्तिपाल, जयचंदपाल, पृथ्वीपाल, मेदिनीसेन पाल, अगस्तीपाल, सुरतीपाल, जयपाल, अनंतपाल प्रथम, आनंदपाल प्रथम, विभोगपाल, सुव्यानुपाल, विक्रमपाल, विचित्रपाल, हंसपाल, सोमपाल, कादिलपाल, कामदेवपाल, सुलक्षणदेवपाल, लक्षणदेवपाल, लखनदेवपाल, आनंदपाल द्वितीय, पूर्वादेव। उसके बाद है अभयदेव, जयराम देव, असल देव, जगतपाल, जीतपाल, अनंतपाल द्वितीय, अजयपाल, कल्याण शाह, सुंदरपाल, हंसदेवपाल, विजयपाल, सहजपाल, बहादुर शाह, मान शाह, श्याम शाह, महिपति शाह, पृथ्वी शाह, मेदिनी शाह, फतेह शाह, उपेंद्र शाह, प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकृत शाह, प्रद्युम्न शाह, सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह और मानवेंद्र शाह लास्ट में। अब हम इन परमार वंश के राजाओं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला नाम किसका है? कनकपाल का। तो कनकपाल के बारे में जानते हैं कि कनकपाल ने क्या किया। तो यह परमार वंश का प्रथम शासक था जिसने इस वंश की नींव रखी। यह मालवा क्षेत्र के राजा थे जो 887 ईस्वी के आसपास बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए उत्तराखंड आए थे। यहाँ उनकी भेंट चांदपुरगढ़ जो चमोली में है, वहां के राजा भानु प्रताप से हुई। तो यह मालवा क्षेत्र के राजा थे जो 827 ईस्वी के आसपास बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए उत्तराखंड आए थे। यहाँ उनकी भेंट चांदपुरगढ़ जो चमोली में है, वहां के राजा भानु प्रताप से हुई थी। राजा भानु प्रताप है, इनका कोई पुत्र नहीं था। उनकी सिर्फ एक पुत्री थी और उसका विवाह उन्होंने राजा कनकपाल से करवा दिया था, जिसके कारण राजा कनकपाल ने यहाँ परमार वंश की स्थापना की थी। राजा कनकपाल के संबंध में हमें किसी भी स्रोत से जानकारी प्राप्त होती है। राजा कनकपाल के संबंध में हमें कई स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कि लक्षणदेव जो परमार वंश के 28वें राजा हैं, उनकी टिहरी क्षेत्र से ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट है अनंतपाल जो परमार वंश के 29वें राजा हैं, उनके हमें धारसिल ग्राम उखीमठ से धार शिलालेख प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ जगतपाल जो परमार वंश के 34वें राजा हैं, उनका हमें देवप्रयाग शिलालेख प्राप्त हुए हैं।
चांदपुर गढ़ में स्थित कोनपुर गढ़ को राजा कनकपाल का गढ़ माना जाता है। तो कनकपाल का गढ़ किसे माना जाता है? तो चांदपुर गढ़ में स्थित कोनपुर गढ़ को राजा कनकपाल का गढ़ माना जाता है। परमार वंश में कनकपाल की दृष्टि से जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं उन पर ज्यादातर इतिहासकार ज्यादा विश्वास करते हैं। राजा कनकपाल के मूल निवास को लेकर भी इतिहासकारों के अनेक मत हैं, अपने अपने मत हैं, और इन सब मतों से मुख्य दो राय निकलकर सामने आई हैं। वे दो राय कुछ इस प्रकार हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राजा कनकपाल मूलतः मेवाड़, गुजरात और महाराष्ट्र क्षेत्र से आए थे, जिसके प्रमाण चांदपुर गढ़ के शिलालेख से मिलते हैं। कुछ इतिहासकारों जैसे एटकिंसन, पातीराम, हरिकृष्ण रतोड़ी का मानना है कि राजा कनकपाल मूलतः धार प्रदेश के क्षेत्रों से आए थे, परंतु इस तथ्य के कोई ज्यादा प्रमाण नहीं मिल पाए हैं। नेक्स्ट है अजयपाल। यह परमार वंश के सबसे शक्तिशाली और प्रतापी राजा थे और यह इस वंश के 37वें राजा थे। इन्होंने परमार वंश की राजधानी को 2 बार स्थानांतरित किया। पहली बार इन्होंने 1512 में चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ को अपनी राजधानी बनाया और फिर 1517 में देवलगढ़ से श्रीनगर को अपनी राजधानी बनाई थी। इन्होंने गढ़वाल के 52 गढ़ों को जीतकर पूरा एक छत्र राज्य स्थापित करके गढ़वाल बनाया था और गढ़वाल नाम दिया था। फ्रेंड्स, सीधे हम अजयपाल पे आ चुके हैं, क्योंकि यहीं से गढ़वाल के परमार शासकों की वंशावली प्रारंभ होती है, जो कि मतलब एक कंटिन्यू जो चलता है वो यहीं से इनकी वंशावलियों का अध्ययन किया जाता है। इससे पहले के जो राजा थे उनके बारे में कोई खास जिक्र नहीं है। नेक्स्ट, अब ये 52 गढ़ों की सूची है कि 52 गढ़ थे वो कौन कौन से थे। तो पहला गढ़ था चांदपुरगढ़, दूसरा नागपुरगढ़, कुइलीगढ़, सिलगढ़, भरपूरगढ़, कुंजड़ीगढ़, बांगरगढ़, सांकरीगढ़, रामीगढ़, मुगरागढ़, विराटगढ़, कोलीगढ़, रावणगढ़, फाल्याणगढ़, रेखागढ़, मोल्यागढ़, उप्पूगढ़, इंडियागढ़, बागगढ़, गाड़कोटगढ़, चौड़ागढ़, तोपगढ़, रानीगढ़, श्रीगुरुगढ़, बधानगढ़, लोहबागगढ़, उसके बाद रतनगढ़, चौंदकोटगढ़, नयालगढ़, आजमीरगढ़, गढ़तागढ़, कुंडारागढ़, लंगूरगढ़, नालागढ़, दसोलीगढ़, धोनागढ़, बनगढ़, भरदारगढ़, कांडागढ़, सांवलीगढ़, गुजड़ू जाति, जोट जाति, देवलगढ़, लोंदगढ़, जौलपुरगढ़, चंपागढ़, डोडरा कुआरागढ़, भवनागढ़, लोधनगढ़, बदलपुरगढ़, संगोलागढ़, इरासूगढ़ इत्यादि ये 52 गढ़ थे। राजा अजयपाल के संबंध में जानकारी कवि भरत के मानवदे काव्य से सुदर्शन शाह के सभासार ग्रंथों से मिलती है, जिसके अनुसार राजा अजयपाल को परमार वंश का प्रथम शासक बताया गया है। इन्होंने देवलगढ़ में अपनी कुल देवी राजेश्वरी का मंदिर बनवाया और श्रीनगर में कालिका मठ का निर्माण करवाया और साथ ही साथ सत्यनाथ मंदिर, गौरचा मंदिर, भैरव मंदिर और लक्ष्मी नारायण जैसे मंदिरों का पुनर्निर्माण भी करवाया था। अजयपाल ने सारोला ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी, जो इनके काल में रसोई का कार्य की देखरेख करते थे। इन्होंने धूली पाथा पैमाना जैसे कार्य की भी शुरुआत की थी। अजयपाल की तुलना कृष्ण, कुबेर, युधिष्ठिर, भीम और इंद्र से भी की जाती है। यह तुलना कवि भरत ने अपने मानवदे काव्य में की है। इसके साथ साथ राजा अजयपाल को सम्राट अशोक से जोड़कर देखा जाता है। सम्राट अशोक ने राजा अजयपाल की तुलना इसलिए की गई क्योंकि जैसे सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद लड़ाई झगड़े से दूर हटके बौद्ध धर्म को अपना लिया था, उसी की भांति राजा अजयपाल ने भी अंत समय में गोरखनाथ पंथ को अपना लिया था। गोरखनाथ पंथ को अपनाने के पीछे यह कारण था कि जिन 52 गढ़ों को राजा अजयपाल ने जीता था, उनमें से एक गढ़ जिसका नाम उप्पूगढ़ था,
वहां का सरदार कफू चौहान ने राजा जयपाल की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। कफू चौहान राजा जयपाल के सामने झुकना नहीं चाहता था, जिसके कारण दोनों में भयंकर युद्ध होता है, जिसके बाद राजा जयपाल ने कफू चौहान की वीरता को देखते हुए उसके लिए खुद यह कहा था कि वीर तुम जीत गए और मैं हार गया। कफू चौहान का अपने बारे में यह कथन था कि मैं पशुओं में सिंह हूं और पक्षियों में गरुड़ हूं। इस युद्ध में बहुत खून बहा था, जिसके बाद राजा जयपाल ने गोरखनाथ पंथ को अपना लिया था। तांत्रिक विद्या पर आधारित सांवरी ग्रंथ में अजयपाल को आदिनाथ की संज्ञा दी गई है। जो तांत्रिक विद्या पर आधारित सांवरी ग्रंथ है उसमें अजयपाल को आदिनाथ की संज्ञा दी गई है। उसके बाद सहजपाल के बारे में पढ़ते हैं। सहजपाल यह परमार वंश का 42वां शासक था। इनके 5 अभिलेख देवप्रयाग मंदिर से प्राप्त हुए हैं। कवि भरत की मानव काव्य में इनको राजनीति का चतुर और संग्राम में शत्रुओं को संताप देने वाला बताया गया है। किसको? सहजपाल को। इन्हें वीर गुणज, सुखद प्रज्ञा के नामों की भी संज्ञा दी गई है। अब है बहादुर शाह या बलभद्र शाह। बहादुर शाह को बलराम शाह, राम शाह और बलभद्र शाह नामों से भी जाना जाता है। परमार वंश में ये पहले शासक थे जिन्होंने शाह की उपाधि धारण की थी। इन्हीं के बाद परमार वंश के सारे शासकों के नाम के आगे शाह लगाया गया था। इनकी बहादुरी और युद्ध शैली की वजह से कवि देवराज ने बहादुर शाह की तुलना भीमसेन समोबली से भी की है। इन्होंने 1581 में कुमाऊं के चंद शासक रुद्रचंद से भी युद्ध किया था, जिससे बधानगढ़ का युद्ध या ग्वालदम का युद्ध भी कहते हैं। तो इसे बलभद्र शाह जी ने क्या किया था कि चंद शासक रुद्रचंद से 1581 में युद्ध किया था। कौन सा युद्ध था? ग्वालदम और या बदान का युद्ध। इस युद्ध में बहादुर शाह ने सुखल देव जो कत्यूरी शासक थे उनकी सहायता के साथ रुद्रचंद को पराजित किया था और रुद्रचंद का सेनापति पुरुषोत्तम पंत इस युद्ध में मारा गया था। अब है मानसा। मानसा के लेख 1610 में देवप्रयाग के मंदिर से प्राप्त हुए हैं। इनके काल में गढ़वाल पर कुमाऊं के चंद शासक लक्ष्मी चंद ने 7 बार आक्रमण किया था और 7 बार मानसा ने लक्ष्मी चंद को धूल चटाई थी, परंतु 8वीं बार मानसा को हार का सामना करना पड़ा था। मानसा के सेनापति का नाम नंदी था और 1605 में गढ़वाल सेनानायक खतर सिंह लक्ष्मी चंद के 8वें आक्रमण में मारा गया था। इन्हें बहुगुणा वंशावली के अनुसार बद्री सावतारेण कहा गया है। मानव काव्य के रचयिता कवि भारत इन्हीं के कवि थे। मानसा के द्वारा जीतू बगड़वाल को थोकदार नियुक्त किया गया था। जीतू बगड़वाल बागुड़ी गांव जो टिहरी क्षेत्र में था वहां का रहने वाला था। इनके पिता का नाम गरीब राय और माता का नाम सुमेरु था। जीतू बगड़वाल के बारे में यह कहानी प्रचलित है कि ये एक दिन खेत में हल लगा रहे थे और बैलों के साथ इन्हें आछरियां या परियों ने हर लिया था। उसके बाद है श्याम शाह। यह उस समय दिल्ली पर राज कर रहे मुगल शासक के समकालीन थे। श्याम शाह का उल्लेख जहांगीरनामा में मिलता है। इसमें बताया गया है कि श्याम शाह को जहांगीर द्वारा एक हाथी और एक घोड़ा उपहार में दिए गए थे। इन्होंने श्रीनगर में सामाशाही बागान का निर्माण करवाया था। इनके राजगुरु का नाम शंकरदेव था। इनकी 60 रानियां थी और कहा जाता है कि जब श्याम शाह की मृत्यु हुई तब सारी रानियां इनके साथ सती हो गई थी। नेक्स्ट है महिपति शाह। यह उस समय दिल्ली पर राज कर रहे मुगल शासक शाहजहां के समकालीन थे। इन्होंने किशोर राय मठ मंदिर का निर्माण श्रीनगर में करवाया था। ठीक है, इन्होंने केशव राय मठ का निर्माण करवाया था। इनके काल में गढ़वाल पर तिब्बती आक्रमण हुए थे। 3 तिब्बती आक्रमण थे जिन्हें इन्होंने सफलतापूर्वक जवाब दिया था। दापा या दावा आक्रमण जो महिपति शाह द्वारा किए गए थे और इनमें इनको बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त हुई। इसका उल्लेख रतुड़ी जी द्वारा किया गया। महिपति शाह द्वारा हिमाचल प्रदेश के
सिरमौर क्षेत्र को भी जीता गया था। इन्हें गर्भभंजक भी कहा जाता है। किसको? महीपति शाह को। महीपति शाह के मुख्यतः 3 सेनापति थे जिनके नाम थे रिकोला लोधी, बनवाड़ी दास और माधव सिंह भंडारी। मुगल लेखों में महीपति शाह को अक्कड़ राजा की संज्ञा दी गई है। मौलाराम द्वारा महीपति शाह को महाप्रचंड भुजदंड भी कहा गया है। रोटी सूची प्रथा महीपति शाह से ही संबंधित है। महीपति शाह की पत्नी का नाम रानी कर्णावती था। अब बात करते हैं माधव सिंह भंडारी की। इनको गर्भभंजक के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने मलेथा की गूल का निर्माण भी करवाया था। इनके बारे में हमें जानकारी देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर के रजत अभिलेख से प्राप्त होती है। रानी कर्णावती द्वारा हाट ग्राम, जो चमोली क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां उन्होंने माधव सिंह भंडारी को साक्षी मानते हुए एक ब्राह्मण जिसका नाम हटवाल था उसे भूमिदान स्वरूप दी थी और इसकी जानकारी हमें 1640 में प्राप्त हुए ताम्रपत्रों में मिलती है। अब बात करते हैं रानी कर्णावती। यह परमार वंश के 46वें राजा महीपति शाह की पत्नी थी और इनको नागकटी रानी के नाम से जाना जाता था। इनको नागकटी रानी के नाम से इसलिए पुकारा जाता है क्योंकि उस समय दिल्ली पर राज कर रहे मुगल शासक शाहजहां ने 1635 में अपने सेनापति नवाजत खां को दून घाटी पर हमला करने के लिए भेजा था। महीपति शाह की उस समय मृत्यु हो चुकी थी और उनका पुत्र पृथ्वी शाह अल्प आयु का था, इसलिए रानी कर्णावती पृथ्वी शाह की संरक्षिका के रूप में गढ़वाल पर राजपाट संभाल रही थी। मुगल शासक शाहजहां के सेनापति नवाजत खां के आक्रमण के बाद रानी कर्णावती ने बहुत ही बहादुरी और सूझबूझ से मुगल सेना को हराया था। उन्होंने मुगल सैनिकों को पकड़ा और पकड़ने के बाद मुगल सेनापति के नाक कटा दिए और तभी से उनका नाम नागकटी रानी पड़ गया और उन्हें इस नाम से संबोधित भी किया जाने लगा। रानी कर्णावती ने कर्णपुर नामक नगर की स्थापना भी की थी। अब बात करते हैं पृथ्वीपति शाह। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि महीपति शाह की जल्दी मृत्यु के बाद रानी कर्णावती को पृथ्वी शाह की संरक्षिका के रूप में गढ़वाल का राजपाट संभालना पड़ा और इसके कारण पृथ्वी शाह सिर्फ 7 वर्ष की आयु में परमार वंश के अगले शासक बन गए। इन्होंने पृथ्वीपुर नामक शहर की स्थापना की। इनके काल में मुगल शासक के बड़े भाई दारा सिकोह का पुत्र सुलेमान सिकोह औरंगजेब से भागते हुए पृथ्वी शाह के पास शरण मांगने आया। औरंगजेब ने अपने 3 भाइयों से युद्ध करके उन्हें हरा दिया था और अपने पिता शाहजहां को कैद करके मुगल वंश का अगला शासक बना दिया था और अपने विरोधियों की हत्या कर रहा था। इसलिए औरंगजेब के बड़े भाई दारा सिकोह ने अपने पुत्र सुलेमान सिकोह को पृथ्वी शाह के पास शरण लेने के लिए भेजा। पृथ्वी शाह ने सुलेमान सिकोह अपनी शरण में रहने के लिए स्वीकार कर लिया था। सुलेमान सिकोह 17 व्यक्तियों के साथ गढ़वाल में शरण ली थी। पृथ्वी शाह के पुत्र मेदिनी शाह ने अपने पिता के साथ विद्रोह किया था और सुलेमान सिकोह को पकड़वाकर औरंगजेब को वापस सौंप दिया था। इस कार्य के लिए पृथ्वी शाह ने अपने पुत्र मेदिनी शाह को देश निकाला की सजा दे दी। मेदिनी शाह को पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र भी कहा जाता है। 1662 में औरंगजेब ने मेदिनी शाह की दिल्ली में मृत्यु की सूचना पृथ्वी शाह को दे दी। पृथ्वी शाह और मानधन्यता प्रकाश के बीच हाट कोटी की संधि भी होती है। पृथ्वी शाह के राजगद्दी त्यागने के बाद फतेह शाह राजा बनता है और औरंगजेब फतेह शाह को राजा बनने की बधाई भी देता है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि इससे ज्यादा करेंगे तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए बाकी का जो है सिलेबस ऑफ फतेह शाह जो हम फतेह शाह के बारे में पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इसके बारे में कुछ भी आपको अगर पूछना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।
यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।